हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बेहतर ही होंगे। आज जो हमारा क्लास है, जो हमारा टॉपिक है, वो बहुत ही यूनिक है, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसके बिना इनकम टैक्स की कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर हमें कैलकुलेशन करना है, हमें उस व्यक्ति का स्टेटस जानना मैंडेटरी है। स्टेटस क्या मतलब? स्टेटस यानी कि बेसिस ऑफ चार्जेस किस बेस पर लगाया जाए कि वो व्यक्ति भारत का स्थायी निवासी है या ना निवासी है, निवासी है भी या नहीं है, यानी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। आज हम इस क्लास के बारे में यही जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे किसी को जाना जाता है ये रेजिडेंट है, कैसे जाना जाता है नॉन रेजिडेंट है। अब प्रश्न बैठता है कि क्या रेजिडेंट में भी वेरिएशन हो सकते हैं? यस, एक होता था ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एक होता है नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इनमें कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम हैं, कुछ कानून हैं। उनकी जानकारी प्राप्त करके ही या उनको समझ कर ही हम जान सकते हैं कि क्या हमारा ये जो नागरिक है वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। एक भारत का निवासी होते हुए भी, जैसे मान लीजिए कोई इंसान आज भारत का निवासी है, हो सकता है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स के आधार पर वो अनिवासी हो, यानी नॉन रेजिडेंट हो। एक अमेरिका का नागरिक या किसी दूसरे देश का नागरिक उस भारत का अनिवासी है, पर हो सकता है कैलकुलेशन करते वक्त, कंप्यूटेशन करते वक्त, टैक्स की कैलकुलेशन करते वक्त वो भारत का निवासी माना जाए। यानी कि कर का कोई लेना देना नहीं है कि आप किस देश के निवासी हैं और अनिवासी हैं। टैक्स के आधार पर आप उस देश के अनिवासी होते हुए भी निवासी हो सकते हैं और निवासी होते हुए भी अनिवासी हो सकते हैं। आज हम इस क्लास में टैक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, कैसे रेजिडेंट को जाना जाता है और कैसे नॉन रेजिडेंट को जाना जाता है। मैं दीपक कुमार चचड़ा आपका स्वागत करता हूं TND कॉमर्स सॉल्यूशंस एंड मोटिवेशंस ग्रुप में। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसके अंदर आपको जो स्क्रीन पर शो हो रही है पिक्चर, उसको पढ़िए, उसको साथ साथ देखते रहिए, मैं उसे आपको समझाता हूँ वो लिखा क्या। अब हम विभिन्न करदाताओं का आधार चेक करेंगे कि वो निवासी है या नया निवासी है। कैसे पता लगता है? आपको ये पूरी पिक्चर स्क्रीन पर शो हो रही होगी, मेरे साथ साथ आप इस पिक्चर को समझने की कोशिश कीजिए। आप मेरे साथ फॉलो करेंगे तो ये पिक्चर आपको हाथों हाथ क्लियर भी हो जाएगी। पहला है इंडिविजुअल, भारत में निवास। आप और मैं जिसका स्टे इन इंडिया है, यानी भारत में निवास है, वो व्यक्ति क्या है? रेजिडेंट है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैसे जानेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस को? उसका कारोबार, जो उसका बिजनेस है, उसका नियंत्रण यानी कंट्रोल और प्रबंध यानी मैनेजमेंट तथा कर्ता, जो मेन व्यक्ति है वो भारत में ही क्या करता हो? निवास करता हो। यानी कि कंट्रोल करने से, मैनेजमेंट से या कर्ता से हमें पता लग जाता है कि वो रेजिडेंशियल स्टेटस है। फॉर्म, कारोबार का नियंत्रण और प्रबंध। कारोबार का नियंत्रण अगर भारत में है और मैनेजमेंट भारत में है तो वो रेजिडेंशियल स्टेटस मानी जाएगी। कंपनी, कारोबार का प्रभावशाली प्रबंध तथा स्थापना। अगर स्थापना अगर भारत में हुई है तो वो भारत की है, जैसे रिलायंस रेजिडेंशियल स्टेटस है। या प्रभावशाली प्रबंध यानी पूरा कंट्रोल ही क्या है? इंडिया में है, तो वो रेजिडेंशियल स्टेटस मानी जाएगी। एसोसिएशन ऑफ ए पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी या अदर पर्सन, इन सभी केसेस में कारोबार यानी बिजनेस पे अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट भारत में है तो वो रेजिडेंशियल स्टेटस माना जाएगा। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ध्यान रखना व्यूअर्स, कंपनी को छोड़ के बाकी सबका कंट्रोल अगर भारत में है, मैनेजमेंट भारत में है तो वो रेजिडेंशियल है। लेकिन कंपनी के केस में जहाँ वो स्थापित हुई है, जहाँ उसका निर्माण हुआ है, वहाँ की वो रेजिडेंशियल स्टेटस है। ऐसा अगर नहीं होता, अगर इनका नियंत्रण होता तो मल्टीनेशनल कंपनीज तो कई देशों में फैली होती है, किस किस को रेजिडेंशियल स्टेटस का दर्जा मिलता और कैसे वो उस कार्य को पूरा कर पाती, कैसे टैक्स की कैलकुलेशन होती। रेजिडेंट तीन तरह से, साधारण निवासी, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जो भारत में रहते हों और भारत के वासी हों, साधारण। नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जो भारत में रहते हों पर साधारण निवासी ना हो। नॉन रेजिडेंट, जो भारत के निवासी ही नहीं है, विदेशी हैं, जिनका भारत से कोई रहना देना नहीं है, लेन देन भी नहीं है, तो वो क्या है? नॉन रेजिडेंट होते हैं। अब प्रश्न उठता है, कैसे चेक करते हैं कि कोई निवासी है या नहीं है? निवासी, अगर जिस साल की टैक्स कैलकुलेशन होनी है, अगर उस साल में वो 182 या 182 से अधिक दिन, 182 या 182 डे से अधिक, अगर वो उस वर्ष रहा है भारत में, तो वो क्या माना जाएगा? निवासी माना जाएगा, साधारण निवासी माना जाएगा। ये हुई शर्त नंबर 1। अब है शर्त नंबर 2, अगर
वह व्यक्ति 60 दिन से ज़्यादा रहा है, 182 की जगह क्या आ गया 60 दिन, और पिछले 4 सालों में, उस साल को नहीं, उससे पिछले 4 सालों में उनका टोटल 365 दिन से ज़्यादा है कि वो निवास रहा हो भारत में, तो भी वो क्या माना जाएगा, निवासी माना जाएगा। कंडीशन फर्स्ट 182 डेज, सेकेंड कंडीशन 60 डेज और मोर एंड लास्ट 4 ईयर, जिस साल को कैलकुलेट करें उससे पिछले 4 सालों में 365 या 365 से ज़्यादा रहा हो, 365 या 365 से ज़्यादा रहा हो, तो भी क्या माना जाएगा, निवासी। अब प्रश्न बैठता है कि ये दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, नहीं, इनके बीच में है और। अगर पहली पूरी हो जाए तो दूसरी को देखने की जरूरत नहीं है। अगर सिंपल सी बात है, अगर 182 डेज़ की कंडीशन पूरी हो जाती है तो हम दूसरी को एनालाइज भी नहीं करेंगे। पहली कंडीशन में 180 दिन, 70 दिन, 75 दिन रहा है, तो उसके बाद हम दूसरी कंडीशन में जाएंगे कि अगर चलो इस साल रहा है कोई बात नहीं, क्या पिछले 4 सालों में 365 से ज़्यादा तो नहीं रहा या 365 तक तो नहीं रहा, तो क्या वो कैलकुलेशन में माना जाएगा रेजिडेंट की। दूसरी कंडीशन तब चेक की जाएगी। इसके बीच में और है, दोनों में से कोई एक पूरी होनी चाहिए। पहली पूरी हो जाए तो दूसरी की कोई वैल्यू नहीं है, और अगर पहली पूरी नहीं होती है तो ही हमें दूसरे को एनालाइज करना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्या आने और जाने के दिन को रेजिडेंट में कैलकुलेट किया जाता है, प्रश्न बैठता है। मैं आपको एक सिंपल सा आंसर देता हूँ कि यस, आपका आने का दिन भी कैलकुलेट होगा और जाने का भी दिन कैलकुलेट किया जाएगा। अगर आप रात को 11:59 पर भारत में आ जाते हैं और उस दिन को पूरा कैलकुलेट किया जाएगा, और अगर नेक्स्ट व्यक्ति 12 बजे के बाद आता है तो उसके लिए वो अगला दिन पहला दिन माना जाएगा और आपके लिए वो दिन दूसरा हो जाएगा। यानी आने का और जाने के दोनों दिन क्या किए जाएंगे, कंसीडर किए जाएंगे आपकी कैलकुलेशन में। एक छोटा सा पॉइंट, क्या 182 दिन या 60 दिन जो जहाँ रहना है क्या वो एक ही जगह होनी चाहिए? आप पूरे भारत में अलग अलग जगह पर भी कहीं पर भी रहें, पर अगर आप पूरे इंडिया में कहीं पर भी हैं तो भी आपकी कैलकुलेशन को टोटल चेक किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आप 4 दिन दिल्ली रहे, 10 दिन हैदराबाद रहे, 25 दिन मुंबई रहे, इसी तरह आप छोटे छोटे जगह पर थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करते रहे, तो वो टोटल यही माना जाएगा कि आप भारत में थे। आपके कंप्यूटेशन में वो पूरे डेज काउंट किए जाएंगे कि जैसे 5 दिन इसके तो 10 दिन उसके, इस तरह से आपका टोटल चेक किया जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि वो 182 दिन एक ही जगह पर या एक ही शहर में या एक ही कॉलोनी में होने चाहिए। वो भारत में आप किसी भी जगह पर भी हो, वो आपकी कैलकुलेशन का हिस्सा माना जाएगा। एक छोटी सी जानकारी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जिम्मेदारी किसकी है, ये दायित्व किसका है कि वो सिद्ध करे कि वह निवासी है। अगर हमारे टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग हमें लगता है वो निवासी है, तो ये करदाता की जिम्मेदारी बैठती है कि वो प्रूफ करे या वो सबूत दे कि वो इन दिनों भारत में नहीं था, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रूव कि दिस इज ए नॉन रेजिडेंट। तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करदाता की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की या गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो प्रूफ करेगी कि आप नॉन रेजिडेंट हैं। यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है, रेजिडेंट की। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है, टैक्सेबल के व्यक्ति की, यानी जिस व्यक्ति को गवर्नमेंट कह रही है आप रेजिडेंट है, उस व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो प्रूव करे कि वो नॉन रेजिडेंट या अनिवासी है। अगला प्रश्न था जो ये 60 दिन वाला केस है, इसमें कैसे कैलकुलेट होता है। मान लीजिए मैं इस साल भारत में 72 डेज रहा और लास्ट 4 ईयर, मान लीजिए ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 4 ईयर और 5 ईयर, तो मैं इन 4 सालों में अगर 365 दिन से ज़्यादा रहा, मान लीजिए आप कहें इस साल तो आप 0 रहे, तो मैंने कहा इन 4 सालों में 365, चाहे आप एक ही साल में पूरे कर गए हों, चाहे आपने टुकड़ों में पूरे किए हों, पर आप कहेंगे एक साल में पूरे हो जाते तो क्या पहली कंडीशन को नहीं पूरा कर लेते? यस, तो टुकड़ों में ही सही 365 दिन अगर मेरे पूरे हो जाते हैं तो भी मेरी क्या मानी जाएगी, कंडीशन मानी जाएगी। यानी कि रिलेशन बेसिक कंडीशन है, ये दोनों में से कोई एक पूरी होनी चाहिए। क्या एक प्रश्न उठता है, ये तो आपने 60 दिन वाली लगा दी, जिन लोगों का बिजनेस है, जो लोग कंपनी की तरफ से जॉब करते हैं या जो विदेश में जॉब करते हैं, उनके लिए तो ये 60 दिन बहुत आम बात है, वो तो दोनों तरफ से रेजिडेंट हो जाएंगे। तो अगर आपकी जॉब है, आप बिजनेस, और आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या है, परमिशन मिली हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन मिली हुई है कि आप विदेश आना जाना आपका बहुत लगा रहता है, तो उस कंडीशन में आपका ये 60 दिन की जगह 182 दिन काउंट किए जाएंगे।
क्या काउंट किए जाएंगे, 60 की जगह क्या हो जाएगा 182 और बाकी कंडीशन सेम है, 60 की जगह क्या आ गया 182 और बाकी 365 वाली कंडीशन क्या है, सेम है। यानी कि 182 दिन आपके कैलकुलेट किए जाएंगे और 4 साल 365 दिन से ज़्यादा होने चाहिए, तब आप क्या माने जाएंगे, रेजिडेंट माने जाएंगे। यानी कि हमने ये जाना 182 दिन या 60 या 365 की कंडीशन अगर दोनों में से कोई पूरी हो जाती है तो वो रेजिडेंट है। अब प्रश्न बैठता है नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या होता है। उसने कंडीशन तो ये दोनों पूरी कर में से कोई एक कंडीशन तो पूरी कर ली, पर जो अगली कंडीशन है अगर उनमें से एक भी कंडीशन को पूरा कर जाए तो क्या माना जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। वो शर्तें क्या हैं आइए देखते हैं। 182 दिन या 60 दिन वाली कंडीशन पूरी होने के बाद ये माना जाता है कि वो निवासी है, रेजिडेंट है भारत का। पर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए उसको इन शर्तों में से कोई भी शर्त पूरी कर लेने के बाद जो आने वाली 2 शर्तें हैं उनमें से अगर वो कोई भी एक शर्त भी पूरी कर दे तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाता है। पिछले 10 सालों में 9 साल, कम से कम 9 साल वो भारत का निवासी नहीं रहा हो, 10 वर्षों में 9 साल कम से कम भारत का निवासी ना रहा हो, या पिछले 7 सालों में, गत 7 सालों में वो भारत में 730 दिन से ज़्यादा नहीं रहा हो। अगर वह इन दोनों शर्तों में से कोई भी एक शर्त पूरी कर देता है तो वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। इस क्लास में हमने रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बारे में समझा। अब हम आगे चलते हैं, जो हम आगे समझते हैं वो क्या है, आइए। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। नंबर ऑफ डेज आपके एंट्रेंस और जाने की दोनों डेटों को क्या कर लिया जाता है, कैलकुलेशन में शामिल किया जाता है। यानी कि आने की डेट और जाने की डेट को शामिल किया जाता है। यानी कि आप ये नहीं कह सकते मैं तो रात को आया था पूरा दिन जा चुका था तो वो डे नहीं कैलकुलेट होना चाहिए, वो पूरा कंप्लीट डे कैलकुलेट किया जाएगा। अब प्रश्न बैठता है अनिवासी, नॉन रेजिडेंट कौन होता है। नॉन रेजिडेंट वह व्यक्ति जिसने हमारी बेसिक कंडीशन में से कोई भी शर्त पूरी नहीं करी है तो वो क्या माना जाएगा, नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। ना वो 182 के दिन में कैलकुलेशन में आता है, ना वो 60 दिन वालों में कैलकुलेशन में आता है, तो वो क्या माना जाएगा, नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। अब प्रश्न बैठता है क्या किस तरीके से समझा जाए, कम शब्दों में, तेज़ी से चलते हैं, बहुत कम शब्दों में। फर्स्ट, रेजिडेंट 182 दिन या उससे ज़्यादा कंडीशन पूरी, अगली देखेंगे ही नहीं। दूसरी, 60 दिन रहा हो और पिछले 4 सालों में 365 दिन से ज़्यादा रहा हो, तो क्या रेजिडेंट है। रेजिडेंट तो प्रूव हो चुका है वो। अब आता है कि अगर वो रेजिडेंट की जगह अपने आप को कहता है कि मैं रेजिडेंट हूँ पर मेरा काम ऐसा है, मैं पानी के जहाज़ में मैं समुद्री मार्ग में काम करता हूँ, मैं भारत सरकार द्वारा भेजा गया हूँ, तो उसकी जगह 60 दिन की जगह किसकी कंडीशन पूरी हो जाएगी, 182 दिन की। अब प्रश्न बैठता है कि किसकी जिम्मेदारी है रेजिडेंट को नॉन रेजिडेंट प्रूव करना। टैक्सेबल पर्सन की, करदाता की जिम्मेदारी में आता है, वो प्रूव करे कि वो नॉन रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। अब नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या होता है, वह व्यक्ति जो भारत का निवासी है पर पूरी तरह मेंबरशिप नहीं है या सिटीजनशिप नहीं है उसकी, टैक्स पर्पस से। प्रश्न बैठता है कैसे चेक हो, कोई एक कंडीशन पूरी हो गई पर अब आने वाली 2 एडिशनल कंडीशन है, कोई भी एक शर्त पूरी कर दो। गत 10 वर्षों में, इस साल तो आपने ये कंडीशन पूरी कर ली, पिछले 10 सालों में आप किसी भी 9 साल में भारत में निवासी ना हो, हम मान लेंगे आपको नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। नहीं है ये शर्त पूरी, कोई बात नहीं, दूसरी कर लो। पिछले 7 सालों में 730 दिन से ज़्यादा भारत में मत रहना, नहीं होंगे तो हम मान लेंगे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, वरना क्या माना जाएगा, रेजिडेंट माना जाएगा। नॉन रेजिडेंट अनिवासी जो पहली 2 कंडीशन बेसिक पूरा नहीं करता, उसके लिए तो दूसरी कंडीशन ही नहीं है। जो रेजिडेंट की कंडीशन पूरी नहीं करता वो क्या माना जाता है, नॉन रेजिडेंट माना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बैठता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का स्टेटस कैसे चेक किया जाता है, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। क्या ये शर्तें सेम है? मैं कहता हूँ नहीं, इस तरह मत कर देना वरना ये गलत हो जाएगा। मैं आपको आसान तरीका देता हूँ, बहुत इजी मेथड। अगर उस मेथड को आप समझ लें तो शायद आप कभी जीवन में भूलें ही नहीं कि कैसे स्टेटस चेक किया जाता है। हम
अभी इंडिविजुअल का स्टेटस जब चेक कर रहे थे तो NOR की बात करी, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट की। क्या शर्त थी उसके अंदर? वही शर्तों को रिपीट करने जा रहा हूँ। 10 साल में कम से कम 9 साल भारत का निवासी नहीं रहा हो, या 7 सालों में गत 7 सालों में 730 दिन से ज़्यादा हिंदुस्तान में ना रहा हो, भारत में ना रहा हो। यही सेम कंडीशन HUF के लिए, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए। नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट HUF तब मानी जाएगी जब वो उसका जो कर्ता है, जो कंट्रोलर है, जो हमने बात करी थी कि वो 10 सालों में 9 साल भारत में नहीं रहा हो, या 7 सालों में, गत 7 सालों में 730 दिन से ज़्यादा भारत में ना रहा हो, तो HUF को मान लिया जाएगा NOR, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब रेजिडेंट के बारे में सर क्या यही सेम कंडीशन है? आंसर इज दैट नो। जो ये कंडीशन मैंने अभी बोली नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट की, इसे बायकॉट कर दीजिए। 10 साल में से 9 साल कम से कम भारत में ना रहा हो, 8 साल मिनिमम रहा हो, या कोई कंडीशन, इसको बॉयकॉट कर दो। गत 7 सालों में 730 दिन से ज़्यादा ना रहा हो, 730 दिन से क्या रहा हो, ज़्यादा रहा हो, तो मानी जाएगी रेजिडेंट। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को याद कर लीजिए, इंडिविजुअल की वही HUF की है, और उसके रिवर्स में लिख दीजिए तो वो क्या मानी जाएगी? रेजिडेंशियल स्टेटस माना जाएगा HUF का। नॉन रेजिडेंट, अगर कोई भी HUF रेजिडेंट की कोई भी कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, यानी कि उसका प्रबंधक, यानी उसका जो मैनेजमेंट है वो है ही नहीं भारत में, वो उसका कंट्रोल भी भारत से बाहर है, यानी जो कंट्रोल भी भारत से बाहर है, जिसका एफिशिएंसी भारत से बाहर है, जिसकी मैनेजमेंट भारत से बाहर है, वो क्या मानी जाएगी? नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी। आज हमने इसको आसानी से समझा कि रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट क्या होते हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या होता है, इंडिविजुअल और HUF का। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।